हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं डेलुलु वर्ल्ड, जहाँ पे आपको मिलेगी फ़िक्शनल स्टोरीज़। अगर आपको मेरा कहानी और मेरा ये एपिसोड पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू। रॉकी को सिर्फ और सिर्फ शिवांश दिखता है जो किसी के बारे में बता रहा था कि सिया यहाँ पर नहीं है, जिसे सुनकर रॉकी पूरे मेंशन में छानबीन करता है लेकिन उसे सिया कहीं भी नहीं दिखती, जिसकी वजह से वह अपने बॉस आरव को फोन करता है। अब ये सब जानकर कि सिया भाग गई है वह बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि को फार्म हाउस में आने का कहकर खुद फार्म हाउस में चल जाता है। अब आगे दोपहर का वक्त अरब का फार्म हाउस इस वक्त अपने फार्म हाउस के लिविंग एरिया में सोफे पर राजा की तरह बैठा हुआ था। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वह इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है, जिसे देखकर वहां के सारे गार्डन के साथ साथ रॉकी और शेरा दोनों घबरा जाते हैं। आरव को ये सोचने से ही गुस्सा आ रहा था किसी और से छोड़कर चले गए ऐसी या उससे शादी नहीं करना चाहती है। आरव को ये लगा था कि सिया डर के मारे उसे छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन अब को यह उम्मीद नहीं थी कि सिया इतनी हिम्मत वाली होगी और सबसे ज्यादा उसे शिवांश पर गुस्सा आ रहा था। उसे कहीं ना कहीं पता था कि शिवांशी सिया के भागने के पीछे है, नहीं तो सिया आरव की बात डालने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। तभी आरव राकी से कहता है, मुझे जल्द से जल्द सिया का पता चाहिए। अगर कल तक तुम सिया का नहीं पता लगता पाए तो परसों तुम अपनी लाश देखोगे। जिसे सुनकर रॉकी और कहता है, लेकिन बस वो इतना ही कहता है। तभी आ रहा हूँ। लिविंग एरिया के सारे सामान और महंगे महंगे कांच के वास को तोड़ते हुए कहता है, मैं तुमसे सवाल करने के लिए पैसे नहीं देता हूँ, तुम्हें कम पर इसीलिए रखता हूँ कि तुम मेरा काम बिना कोई सवाल और बिना किसी हिचकिचाहट के कर दो। अब जाओ यहाँ से। तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो? आरव को इतनी ज्यादा गुस्सा होता देखकर रॉकी वहां से जाना ही सही लगता है और वह अब से कहता है, ठीक है, बस मैं मैडम का पता लगवाने का कोशिश करता हूँ। इतना करके वह वहां से चला जाता है और आरव शेरा से कहता है, शेरा, जब तक रॉकी सिया के बारे में पता लगवा रहा है तब तक तो तुम ये पता लगाओ किसी आखिर मेंशन से कहाँ गई थी और उसके भगाने के पीछे का क्या कारण है। तभी शेरा अपने मन में सोचता है, एक तो बस ने गलती की, ऊपर से सिया मैडम को ही बोल रहा है, जरूर उन्होंने कुछ किया मैं के साथ किया होगा, इसलिए कम घबरा कर चले गए हैं। मैंने उन्हें मना किया था कि रात के वक्त में शिया मैडम के घर नहीं जाने के लिए, लेकिन इनको कहा मेरी कोई भी बात सुनाई देती है, इन्हें तो बस अपने मन की करनी है। तभी आरव कहता है, क्या हुआ, तुम किस सोच में पड़ गए? तभी शेरा कहता है, नहीं बस मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि ठीक है, अपने जैसा बोला है मैं वह कर दूंगा। अरे ये सब बातें? शेरा अपना सिर झुकाते हुए कहता है। तभी आराम कहता है, ठीक है, तो तुम यहाँ पर खड़े क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, तुम्हारी शक्ल इतनी नहीं अच्छी है कि मैं तुम्हें देखा ही रहूं। आरव की ऐसी बातें सुनकर शेरा कहता है, जी बस ठीक है। इतना करके वह वहां से निकल जाता है। वहीं अब अपना सर सोफे के पर का कुछ सोचने लगता है और अपने मन में कहता है, ये तुमने ठीक नहीं किया सिया, अगली बार अगर तुम मुझे मिलेगी तो मैं तुम्हें अपने लिए इतना खौफ पैदा करवा दूंगा जिससे तुम मेरे सामने आने से भी डरोगी और मेरी बातों का काटने और मेरे से दूर जाने का दूर दूर तक नहीं सोचोगी। इतना कहकर वह गुस्से में अपने आप से को बोल रहा था, बड़बड़ा रहा था अपने मन में। तभी अचानक से अब के फार्म हाउस पर दो इंसान आते हैं और अब उन दोनों को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि अब को नहीं लगा था कि वह दोनों इंसान आ जाएंगे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें भी सिया के बारे में पता चल गया। वह दोनों इंसान और कोई नहीं, रिसोर्ट का जानवी जी होते हैं, जिन्हें अब के गार्ड के जरिए सब कुछ पता चला गया था। दरअसल ऋषभ ने अपने कुछ आदमियों को अरब का गार्डन बनवा कर रखा हुआ था, जिससे वह गार्ड आरव के हर एक पल का खबर देता था ऋषभ और दादी जी को। और वही गार्ड से जानवी जी और ऋषभ को ये पता चल गया था कि कल रात ओसिया के मेंशन गया था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता चला था कि आराम मेंशन के अंदर जाकर सिया
सिया के साथ क्या किया था और उसने ऐसा क्या बोला कि सिया अपना घर छोड़कर भाग गए। लोगों को बस इतना पता था कि सिया किसी वजह से वह मेंशन छोड़कर भाग गई है, जिसकी खबर मिलते ही दादी जी और ऋषभ जब पता लगवाते हैं कि आरव इस वक्त कहाँ पर है, तब उन्हें वही गार्ड जिसने सिया के बारे में ऋषभ जी और जानवी जी को बताया था, वही गार्ड उसे बताता है कि अब इस वक्त फार्म हाउस में, जिसे सुनकर वह दोनों जल्दी से आरव के फार्म हाउस जाने के लिए निकल जाते हैं। अब आगे आरव उन दोनों इंसान यानी वृषभ और जानवी जी को देखकर चौंक जाता और वह सवाल करते हुए कहता है, क्या हुआ दादी? ऋषभ, आप लोग यहाँ पर? वह भी इस वक्त। अभी दादी कहती है, चुप कर, हमेशा पता चल गया कि तूने क्या किया है सिया के साथ और वह घर क्यों छोड़कर चले गए, इसलिए हम तुमसे जवाब मांगने आए हैं। दादी जी की बातें सुनकर आरव और ऋषभ सबसे ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि जहां तक ऋषभ को बताता कि दादी जी को यही पता है कि सिया घर छोड़कर भाग गए, लेकिन किसके वजह से और क्यों भाग, ये बात किसी को नहीं बताती शिवाय सिया अब और शिवांश के। तभी आरंभ करता है, आपको पता लग गया, अच्छी बात है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है और आप लोग यहाँ पर आए हैं तो कुछ नाश्ता करके जाएगा, मैं जा रहा हूँ, मुझे जरूरी काम है। इतना करके वह वहां से चल जाता है बिना किसी की बात सुनकर। तभी ऋषभ सवाल करते हुए कहता है दादी जी से, दादी यह आप कैसा सवाल कर रही थी? तभी जानवी जी निराश होते हुए कहते हैं, मुझे लगा था कि आरव गुस्से में बोल देगा कि उसके दिल में क्या ऐसी अकेले, और वही ये भी बता देगा कि शिया क्यों यहाँ से हमें छोड़कर चले गए, उसका फोन भी बंद बता रहा है। जिसे सुनकर ऋषभ कहता है, आप चिंता मत करो दादी, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बस हिम्मत रखो। वही दूसरी तरफ आरव अपने फॉर्म से निकलने के बाद सोच में पड़ जाता है कि आखिर सिया जा कहाँ सकती है, लेकिन राग को नहीं पता शिवांश ने सिया को ऐसी जगह पर भेजा है जहाँ पर आरव सिया को वाहन जाने का सोच भी नहीं सकता है। लेकिन अभी तो सीआरएफ के हाथ से निकल गई थी, अभी तो आरव को सिर्फ और सिर्फ गो खोजना था, जिसके लिए वो अपनी जी जान लगा दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक मेंशन के एक रूम के अंदर, जो बहुत ज्यादा अंधेरे में डूबा हुआ था, वाहन पर एक शख्स जो अपने सिगरेट की कश ले रहा था, तो अभी उसका फोन अचानक से बजता है और वो फोन में नंबर को देखकर वो फोन उठते कहता है, कम हो गया। तभी फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, जी बॉस, कम हो गया है, हम लोग सही सलामत यहाँ पहुँच चुके हैं। तभी वो शख्स कहता है, ठीक है, और वो कैसी है? वो तो ठीक है ना। तभी फोन के सामने वाले शख्स की आवाज आती है, यस बॉस, ये अभी ठीक है, लेकिन इनको अभी बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई है और इतनी दूर ट्रेवल करके ये थक गई है, तो अभी वो अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। जिसे सुनकर वह शख्स कहता है, ठीक है, तुम इसका अच्छे से ध्यान रखना और याद रहे कि बात करके टीम तोड़ देना, और जब तक उसकी ट्रेनिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक मेरे से बात करने की कोशिश भी मत करना तुम, और ना ही उस करने देना, क्योंकि यह सब मैं उसी के लिए कर रहा हूँ। एक बार वो बस स्ट्रोंग बन जाए, उसके बाद आगे देखा जाएगा। जिससे सुनकर सामने वाला शख्स कहता है, जी बॉस, आप जैसे कह रहे हैं वैसा ही होगा। इतना करके वो शख्स फोन कट कर देता है। अभी क्या होगा आगे? क्या आरव को सिया मिल पाएगी? आखिर सिया कहाँ चले गए हैं? भेज दिया है, आखिर आरव कैसे पता लगा पाएगा सिया की? में जाने के लिए बने रहे हमारे साथ प्लीज प्लीज दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल में कुछ दिक्कत आ गई थी और टेलीग्राम में एक फीचर भी है, आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज की प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको कहानी में कुछ बदलाव चाहिए तो इसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं मैसेज का रिप्लाई भी करूंगी। 2 साल बाद
एक सुनसान जगह पे एक बाइक का के रुकती है और उस बाइक से एक शख्स जिसकी शक्ल अच्छे से दिख नहीं रही थी, वो शख्स उस सुनसान जगह में बने एक खंड की तरफ जा रहा था बहुत ही सावधानी से, और उसके हाथों में एक गन थी। वो इंसान अपने चारों तरफ अपनी चिल जैसी नजर दौड़ते देख रहा था। तभी उसे एक इंसान दिखता है जो शायद उस जगह की निगरानी कर रहा था। तभी वह इंसान जिसके हाथों में बंदूक थी, वो उस इंसान जो उस जगह की निगरानी कर रहा था उस पे अपने गन चला देता है। घर में साइलेंसर लगा हुआ था जिसकी वजह से शोर नहीं होता है, और ऐसे ही करते करते वो इंसान उस जगह के लगभग 10-15 आदमियों को मार चुका था, और उस खंडनुमा घर के अंदर जाते जाते उसने लगभग 70 को मार चुका था। और शायद देखने से ऐसा लग रहा था कि वो किसी आदमी की तलाशी कर रहा है, लेकिन उससे उन आदमियों में वो आदमी नहीं मिला, इसीलिए वह बाकी सबको गोली से मार दे रहा था। तभी एक कमरे में उस किसी की आवाज आती है, फोन पे कुछ बातें कर रहा था वह आदमी, तुम्हारा दिमाग खराबी हो गया है, आखिर हमारी इतनी सारी ड्रग्स की चोरी कैसे हो सकती है, किसका कम है ये सब। तभी वह आदमी जो फोन पे बात कर रहा था उसके सामने वाले आदमी कहता है, पता नहीं बॉस, देखने से ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े शिकायत का हाथ है इसमें। जिसे सुनकर वो आदमी गुस्से से कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे ड्रग्स चाहिए, चाहे कैसे भी करके मुझे मेरे ड्रग्स लेके आओ और पता लगाओ इन सब के पीछे किसका हाथ है। इतना करके वो आदमी फोन कट कर देता है। तभी उसके पीछे से उसी इंसान की आवाज आती है जिसमें उसके सारे आदमियों को मार दिया था। वो आदमी हंसते कहता है, क्या बात है राका, तुम हमें ढूंढ रहे हो, लेकिन ये क्या हम लोग तुम्हारे पास खुद आ गए हैं। तभी राका पीछे मुड़ के देखते हैं तो उसके सामने एक इंसान होता है जिसके चेहरे पर मास्क लगा था। राका कहता है, कौन हो तुम और कहने का मतलब क्या है, क्या तुमने मेरे ड्रग्स जोड़ा है, इतना क्या किया। वो हंसने लगता है क्योंकि उस सामने वाले इंसान की ताकत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उस लग रहा था सामने वाला इंसान उसके पास खुद आकर अपनी मौत को नहीं बता दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। राका जैसा सोच रहा था उसका जस्ट उल्टा उसके साथ होने वाला था। तभी वो इंसान कहता है, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा ही है, लेकिन तुमने मुझे कमजोर समझकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इतना करके वह इंसान राका को एक पंच मारता है जिससे राका का जबड़ा हिल जाता है। वो अपने बचाव में कुछ करने ही वाला होता है, वैसे ही वो इंसान राका को धोबी के जैसा ढोने लगता है। राका को संभालने तक का मौका नहीं मिलता है और कुछ ही डर में वो इंसान राका को मार मार कर आत्मारा कर देता है। तभी राका कहता है, फिर कौन हो तुम जिसने मुझे यानी राका को धूल छता दी, और मेरे आदमियों को भी राका को पता चल गया था कि उसके आदमी अभी मर चुके हैं, नहीं तो आवाज सुनकर उनके पास जरूर आते हैं। तभी वो इंसान राका का से कहते हैं, मैं जो भी हूँ तुमसे उससे मतलब नहीं होना चाहिए, और हाँ मुझे तुम्हारे कम से नफरत है, तो तुम अपने कम छोड़ दो, यह मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, इसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ मौत मिलेगी, लेकिन अभी के लिए तुम्हें एक बड़ा सजा लेना है। इतना करके वो इंसान राका को अपने साथ ले जाता है, और राका की न हो रही थी खड़े होने की, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता है और उस इंसान के साथ जाने लगता है। राका को समझ नहीं रहा था कि वो इंसान कौन है और उससे क्या चाहिए, राका को क्या बदला लेना है। आखिर राका ने उस इंसान को रखा ने क्या बिगाड़ा है, लेकिन उससे पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि उस इंसान ने राका का जबड़ा तोड़ दिया था जिससे उससे बोलने में दिक्कत हो रही था। आधे घंटे बाद उस इंसान ने रखा को एक सुनसान जगह जो दिखने में नॉर्मल ही थी, लेकिन उसी सुनसान जगह में एक अंडरग्राउंड बेसमेंट जिसमें वो इंसान राका को उस हाईटेक जगह जो नॉर्मली दिख रहा था वाहन के एक जेल में बंद कर देता है और खुद वाहन से कहीं चला जाता है। वो इंसान एक कंप्यूटर लैब में जा रहा था जहाँ पे कई सारी मशीनें थे और कंप्यूटर से। तभी उस इंसान के पीछे से एक आवाज आती
है जिससे वो इंसान सतर्क हो जाता है, लेकिन पीछे की आवाज सुनकर वह इंसान अपनी गुस्से भारी आवाज में कहता है, करण तू नहीं सुधरेगा। तभी वो इंसान जिसका नाम और कोई नहीं करण होता है वो कहता है, तू कहाँ चली गई थी, और यह मत कहना कि उन्हें राका को पकड़ लिया, क्योंकि यह हम चारों का मिशन था और तू ऐसा नहीं कर सकती है, हर बार पिछली बार भी तूने ऐसा ही किया था। तभी वह इंसान कहती है, हाँ वो मैंने सोचा कि मैं खुद इस राका के बच्चे को पकड़ लो। आखिर इसकी इतनी हिम्मत कैसे होती है सिटी में ड्रग्स पहुंचाने की और लोगों को भी मर करवाने की। उस नहीं पता कि ड्रग्स की वजह से कितना उसकी जिंदगी खराबी होती है। तभी करण के पीछे से एक भारी आवाज आती है, सिया क्या तुम पागल हो गई हो, तुम अकेले ही चली गई, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम बॉस को क्या जवाब देते हैं, तुम हमारी जिम्मेदारी हो और तुम्हें हमेशा ऐसे करने से हम लोग रोकते हैं, लेकिन तुम उतना ही ये सब में इन्वॉल्व होते जा रही हूँ। ये याद रखो कि हमारी माफिया की ट्रेनिंग खत्म हो गई है और हमें हर टाइम सतर्क रहना पड़ेगा। जिसे सुनकर वो इंसान जो और कोई नहीं सिया होती है, जिसने राका और उसके सारे गैंग को मार डाला था सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स डीलिंग के वजह से, क्योंकि राका ने कई सारी लोगों की जिंदगी बर्बाद की थी ड्रग्स सप्लाई कर करके। और यह खबर जब सिया को पता चली तो वो शहर नहीं कर पाए और लोगों की खराबी हालात देखकर वो सबसे पहले राका के ड्रग्स उससे छीन लेती है। फिर जब राका बकलाया हुआ होता है तभी उसके और उसके गैंग को तहस नहस कर देती है और राका को यहाँ लेके आती है ताकि वो राका को सबक सिखा सके। तभी सिया कहती है, वंश के बात है सुनकर कुछ नहीं होता मुझे, और आप जानते हो ना कि मैं कितनी तेज हूँ, अगर मुझे कुछ होता तो मैं आपका दिया हुआ घड़ी डाबा देती जिससे आप लोग तक सिग्नल पहुँच जाता और आप लोग मेरे पास से जाते, मुझे बचा है। एवरीवन कहता है, हर बार यह घड़ी का बहाना अच्छा नहीं लगता है सिया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बॉस को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देंगे, फिर बहुत ही तुम्हारा देखेंगे। तभी सिया कहती है, अरे अभी से नहीं करूँगी, हो गई ना मेरे से गलती, नहीं करूँगी ऐसा कुछ, तुम लोगों को बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगी। नबी रीति कहता है, लेकिन सिया तुमने इसके ड्रग्स को कहाँ से चुराया। जैसे सुनकर सिया मुस्कुराने लगती है, जिसे देखकर सबको पता चल जाता है कि सिया ने जरूर कुछ ऐसा किया है जिसके वजह से वह ऐसे मुस्कुरा रही है। तभी करण कहता है, वह सब छोड़ो सिया, तू ये बात कि अब इस राका का क्या करना है। तभी सिया रहती है, इसको सजा मिलेगी और यह हमारे बॉस डिसाइड करेंगे कि इसे किस तरीके की सजा मिलेगी। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है और सभी लोग अपना सर नाम में हिलाते हैं, क्योंकि अब उन्हें सिया की ऐसे रवैया की आदत हो गई थी। क्या होगा आगे, आखिर सिया कहाँ पर है इस वक्त और सिया को कैसा काम मिला था और सिया का बॉस कौन है, ये जाने के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले ताकि आप मेरे से बातें कर पाए, जन पाए स्टोरी के आगे की अपडेट। धन्यवाद। अब आगे मुंबई, सुबह का वक्त, एक आलीशान बेल के एक कमरे में एक आदमी बैठा हुआ था। उसे कमरे के चारों तरफ अंधेरा था और उसे कमरे के अंदर दुआ पड़ा था उसका। मेरे कमरे चारों तरफ सिगरेट के पैकेट फेंक हुए थे, देखने से ऐसा लग रहा था वह सारे सिगरेट के पैकेट वह आदमी एक एक करके खत्म कर दिया है। तभी वह आदमी जो भी नशे में था उसका फोन अचानक से बजता है। रूप अपनी नशे बड़ी आंखें उठाकर अपने फोन में फ्लैश किए हुए नंबर को देख रहा था जो शायद उसके आदमी का था। उसे आदमी के फेस पर बनाई थी और उसके होंठ दम काले काले थे, ऐसा लग रहा था कि वह आदमी दिन भर सिगरेट पीते रहता है और उसे आदमी की आंखें बहुत ज्यादा ही नशे से लाल हो चुकी थी और देखने से वह आदमी बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। तभी वह आदमी फोन उठाते हुए कहता है, क्या हुआ, कुछ पता चला। उसे आदमी के फोन के सामने से आवाज आती है, नहीं बॉस, हमें अभी तक उनके बारे में कुछ भी नहीं पता लगा पाए हैं और शिवा सिंह राठौर ने इन पिछले 2 सालों में देवी ऐसा कांटेक्ट नहीं रखा था जो कि हमें मैडम के बारे में बता सके। जिसे सुनकर वह आदमी कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हें आराम करने के लिए और
मुझे न करने के लिए पैसे नहीं दिए हैं, चुपचाप उसका पता लगाओ। और शेरा कहाँ है? तभी वह आदमी कहता है, बॉस शेरा अभी एक मिशन में गया हुआ है, वह कुछ दिनों में यहाँ आता ही होगा। जिसे सुनकर वह आदमी है जो उसे आदमी का बॉस था, वह फोन कट कर देता है और कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम्हारा पता जल्द से जल्द लगने वाला है। अगर तुम इस बार मुझे मिल गए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, सबसे पहले तुम्हें मैं सजा दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर जाने की? इतना कहकर वह आदमी अपने सामने रखे टेबल पर रख शराब के बोतल से शराब पीने लगता है। वहीं दूसरी तरफ 50 फ्लोर का एक बिल्डिंग जहां पर एक इंसान जो सीईओ केबिन में था, वह अपने आदमी से कुछ बात करते हुए कहता है, उसकी ट्रेनिंग खत्म हो गई है, अब उसका वापस यहाँ आने का वक्त हो गया है। मुझे पता है कि वह अब सबसे ज्यादा मजबूत बनकर आएगी और किसी से भी नहीं करेगी। तभी सामने से आवाज आती है, जी बॉस, हमने उनका कल रात को पीछा किया था तो वह राका को पकड़ रही थी। हमने ये खास ध्यान रखा था कि वह हमें देख ना पाए, हम उनकी चुपके से देखभाल करते हैं। तभी वह आदमी कहता है, हाँ मैंने तो इसलिए फोन किया था कि उसके इंडिया आने की सूचना दे दो, उसे यहाँ पर आरब बौखलाया हुआ है। जिसे सुनकर वह आदमी कहता है, जी बस हम लोग जल्दी उन्हें सूचित करेंगे। इतना सुनकर वह आदमी जो और कोई नहीं शिवांश होता है, वह फोन कट कर देता है। वह दूसरी तरफ इटली, शाम का वक्त। इस वक्त सिया इटली के बीच में थी जहां पर का व्यू बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। वह जब भी अशांत महसूस करती वह उसे बीच पर आ जाती जिससे उसे थोड़ा सुकून मिलता। तभी सिया का अचानक से फोन बजता और वह फोन में फ्लैश पड़े नंबर को देखते हैं जो बॉस नाम से सेव था। तभी सिया फोन उठाते हुए कहती है, जी बॉस। तभी सामने वाला इंसान कहता है, कहाँ हो तुम्हें पता है ना कि एक हफ्ते में हम लोग इंडिया जा रहे हैं और तुम्हें भी हमारे साथ इंडिया जाना होगा, क्योंकि तुम्हारे भाई ने हमें बताया कि तुम्हें इंडिया जाना है और वक्त आ गया है सब कुछ का बदला लेने का और डटकर खड़ा होने का। जिसकी बात सुनकर सिया बीच देखते हुए कहती है, हाँ अब समय आ गया है, लेकिन आप तो इंडिया अपने फैमिली से मिलने वाले थे। तभी उसका बॉस कहता है, हाँ मैं 7 साल पहले अपने फैमिली को छोड़कर आया था, क्योंकि मुझे आदमी और माफिया वर्ल्ड का अंडरवर्ल्ड डॉन बना है जो मैं बन चुका हूँ। अब मुझे शांति से अपने आगे की जिंदगी अपने परिवार के साथ बितानी है और मैं अपने बेटे को भी बुला रहा हूँ, बहुत साल हो गए उसे देखे बिना। जिसे सुनकर सिया कहती है, तो आप उससे बात क्यों नहीं करते हैं? तभी वह इंसान सिया से कहता है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा बेटा तुम जानती हो ना कितना जिद्दी किस्म का है। उसने मेरे से वादा किया था कि 5 साल के अंदर वह सबसे बड़ा आदमी बन जाएगा और यह वह करके दिखा भी चुका है। अब वह इटली का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेसमैन के साथ साथ उत्तराधिकारी माफिया वर्ल्ड का किंग है। जिसे सुनकर सिया कह दिया, चलिए अच्छी बात है, अब आप भी अच्छे से अपनी जिंदगी आगे की बिता पाएंगे। वैसे आपकी पत्नी और आपकी बेटी आपसे बहुत ज्यादा नाराज होगी क्योंकि आपने उनसे रुख मोड़ कर आया था अपने बेटे को लेकर। तभी उसका बॉस कहता है, मेरे से नाराज तो है, लेकिन मुझे उसे अच्छे से मनाना आता है और भले मैं ऐसे छोड़कर आ गया था, लेकिन मैंने उसे ये भी बोला था कि अगर वह मेरे साथ आना चाहे तो आ सकती है, लेकिन वह मेरे साथ न रहकर मेरे माता पिता के साथ रहने का जानती है, तो इसमें मेरा क्या कसूर? तभी सिया, अगर यहाँ ये बात तो सही कहा आपने, लेकिन आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, लेकिन वह मान जाएंगे मुझे पता है। जिसे सुनकर सामने वाला इंसान कहता, हाँ तो और मुझे पता चला है कि तुम बहुत ज्यादा आजकल बदमाश हो गई हो, तुमने बिना किसी की मदद की राका की पूरी गैंग को खत्म कर दिया। देखो सिया, मैं जानता हूँ कि तुम्हें आग लगी पड़ी है और तुम्हें देखकर मुझे अपने बेटे की याद आती है, क्योंकि उसमें भी ऐसा ही आग लगा हुआ है। भले ही शुरू में तुम कमजोर थी, मासूम थी, लेकिन अब तुम अच्छे
से जानती हो कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या तुम्हारे लिए गलत है, और यह सब अकेले करना कोई खतरे से खाली काम नहीं है। अगली बार से मैं ये सब नहीं सुनना चाहता हूँ कि तुम अकेले ही कहीं गई थी। जिसे सुनकर सिया रहती है, सॉरी बॉस, वह मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उसके बारे में सुनकर। आपको तो पता है कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। कि गैंग कॉपी। तभी बॉस कहता है, हाँ तुमने राका को खत्म तो कर दिया, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि उसकी पहुंच कहाँ कहाँ तक थी। उसके सारे गरीबी लोग तुम्हें खोज रहे होंगे। जिसे सुनकर सिया मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने कोई निशान ही नहीं छोड़ा अपने वहां से आने का, और जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि मैं पड़ी जाऊंगी। जिसे सुनकर बॉस कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत बना, इंसान से कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो जाती है और तुम्हें अपनी गलती को सुधार कर आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हें हर एक मोड़ पर चौकन्ना रहना चाहिए, हर एक कदम पर। जिसे सुनकर जिया गए थे, हाँ मुझे पता है, आपने मुझे ये सब कुछ बताया है और अपने ही मुझे इतना स्ट्रांग बनाया है कि मैं इन सब लोगों से लड़ सकूं। जिसे सुनकर वह आदमी कहता है, हाँ अल्लाह की तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए तड़प रहा है, उसे तुम्हें कब से नहीं देखा, नहीं उसने तुमसे बात की तभी सिया कर दिया। उन्होंने जो भी किया है मेरे लिए किया है, और मैं उनसे वादा करती हूँ जी आत्मविश्वास से उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है, इस आत्मविश्वास को मैं बढ़कर रखकर अपने सारे दुश्मनों का खात्मा करूंगी और उनकी स्ट्रांग बहन बनूंगी, जिससे उनको मेरे लिए कभी भी डर नहीं सताएगा। जिसे सुनकर वह आदमी सिया से कहता है, हाँ और मुझे पता है मेरी बेटी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि मैं ही उसे इतना स्ट्रांग बना है। जिसे सुनकर जिया मुस्कुराने लगती है और वह दोनों ऐसी कुछ बातें करते हैं। जानते हैं सिया जिसको अपना बॉस कह रही थी वह आखिर है कौन। फ्लैशबैक 2 साल पहले सिया और आरव की शादी होने की सुबह। सिया जो अपने कमरे में इस वक्त सोए हुए थे, उसे हल्की हल्की होश आने लगती है। जिसे वह अपने बिस्तर पर आराम से बैठ जाती है और आसपास देखने लगती है, लेकिन आसपास कोई नहीं था, इसलिए सिया बिस्तर से उतरकर नीचे की तरफ जाने लगती है। वह इस वक्त बहुत ज्यादा कमजोर लग रही थी, लेकिन वह हिम्मत करते हुए नीचे की तरफ जाने लगती है। तभी उसका भाई दिखता है जो सोफे पर बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। तभी जिया अपने भाई के पास जाते हुए कहती है, क्या हुआ भाई, आपकी सोच में पड़े हुए हो। तभी शिवांश कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त बहुत ज्यादा दर्द में हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक फैसला किया। जिसे सुनकर सिया कंफ्यूज हो जाती है और वह सवाल करते हुए कहती है, फैसला, कैसा फैसला भाई। जिसे सुनकर शिवांश कहता है, मैंने सोचा है कि तुम्हारी इडली की माफिया ट्रेनिंग में तुम्हें भेज दूं 2 महीने के लिए, और तुम जानती हो कि वहां पर बहुत टाइम लगेगा तुम्हें ट्रेनिंग सीखने में। जिसे सुनकर सिया रहती है, लेकिन आरव वह मुझे खोज लेंगे और मुझे आपके पास ही रहना, मुझे कहीं नहीं जाना है। तभी शिवांश कहता है, आरिफ तुम्हें नहीं खोज पाएगा, वहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रहती है और वहां के जो माफिया बॉस है वह मेरे पापा के काफी अच्छे दोस्त है, तो मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। अगर मैं उन्हें तुम्हारे बारे में और तुम्हारी सिचुएशन के बारे में बताऊंगा तो वह तुम्हें समझेंगे और से ज्यादा सिक्योरिटी देंगे। इस वक्त तुम्हारा वहां जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर तुम इंडिया में रहोगी तो तुम आरव से नहीं बच पाओगे, लेकिन अगर तुम इटली जाकर वहां पर रहती हो तो तुम एक स्ट्रांग वुमेन बन पाओगे। मेरी बहन शिवांश सिंह राठौर की बहन। तभी सिया रोते हुए कहती है, नहीं भाई, मुझे स्ट्रांग नहीं बना, मुझे आपसे दूर नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना है, और आप तो इतने स्ट्रांग हो, पावरफुल हो, आप मुझे बचा लेना, मुझे पता है आप मुझे बचा लोग। तभी शिवांश सिया को समझाते हुए कहता है, मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन ज्यादा दिन तक मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता हूँ। आखिर कब तक मैं तुम्हारे साथ हर पल रहूंगा। आरव तुम्हें किसी न किसी दिन पर खड़ी लगा और तुम इतने पैनिक क्योंकि तुम उससे कुछ बोल ही नहीं पाओगे, ना ही उसे लड़ पाओगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम स्ट्रांग बनो और अब से लड़ो। जिसे सुनकर सिया रहती है, लेकिन आपका आप मेरे बिना रह लोगे। तभी शिवांश कहता है, अगर तुम उसे जगह पर सुरक्षित हो तो मैं तुम्हारे बिना भी रह
सकता हूँ, और वैसे भी तुम ज्यादा दिन वहाँ थोड़ी ही रहोगे, अपने ट्रेन खत्म करके तो तुम यही आओगी। वह इतना ही कहता है, तभी उसके पीछे से वंश की आवाज आती है, जो आते हुए कहता है, जी बस हम लोग आ चुके हैं और जाने का वक्त हो गया, हमने सब चीज की तैयारी कर लिया। जिसे सुनकर सिया सवालिया नजर से शिवांश को देखने लगती है। तभी शिवांश सिया के पास उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है, सिया अगर तुम्हें अब से बचाना है तो तुम्हें अभी के अभी यहाँ से जाना होगा, और वंश, ऋतिक और कारण भी होंगे तुम्हारी रक्षा करने के लिए। तभी सिया रोते हुए कहती है, लेकिन मुझे आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना है। जिसे सुनकर शिवांश कहता है, देखो सिया, मैं ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ ज्यादा दिन तक मैं तुम्हें आरव के चंगुल से नहीं बचा सकता हूँ। अगर एक बार तो मर के हाथों लग गई तो मैं चाहकर भी तुमसे आरव को नहीं छीन सकता हूँ, क्योंकि अब बहुत ज्यादा होशियार है। वह तुम्हारे साथ शादी कर लेगा और तुम फर्ज होने के नाते में सब कुछ आरव की हर एक गलती को माफ कर दोगी, हर उसके गुस्से का सामना करोगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन गिर के रहे। जिसे सुनकर सिया रहती है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं स्ट्रांग बनूं तो मैं स्ट्रांग बनकर आऊंगी और आरव से भी लड़ूंगी, लेकिन आप भी चलो मेरे साथ। जिसे सुनकर शिवांश कहता है, तुम्हें मुझसे दूर जाना ही होगा, अगर तुम मेरे पास रही तो तुम पर ज्यादा खतरा होगा। आरव तुम्हारे जाने की खबर से वह बहुत ज्यादा बौखलाया होगा, इसलिए वह मुझ पर हर पल निगरानी करके रखेगा और मेरे पर हमला भी करवाने की कोशिश करेगा। जिसे सुनकर सिया घबरा जाती है, लेकिन वंश सिया से कहता है, तुम बॉस की चिंता मत करो, वह अपने आप को बचा लेंगे, लेकिन अगर वह तुमको आराम से नहीं बचा पाए तो उन्हें सबसे ज्यादा दुख होगा। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे भाई उदास हो? जिसे सुनकर सिया अपना सर ना हिलती है। तभी वंश कहता है, ठीक है, तो हमारे साथ चलो। और इतना करके वंश रसिया का हाथ पकड़कर एशिया को वहां से ले जाने लगता है। सिया को बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, ज्यादा दुख हो रहा था शिवांश को, जो अपनी पीठ सिया की तरफ किए हुए था। वह नहीं चाहता था कि सिया उसके आंसू देखे और यहाँ से न जाए, इसलिए वह पत्थर की तरह सिया की तरफ अपना पीठ किया रहता है और अपने मन में ही हजार बार मरता है। वही सिया भी बहुत ज्यादा रो रही थी अपने भाई से। वह दूर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अरब के वजह से उसे अपने भाई से दूर जाना पड़ा था। अब आगे सिया मुंबई से शिवांश के प्राइवेट जेट में बैठकर इटली आ जाती है और इटली में उसे मिलते हैं उसके बॉस, जिनका नाम राजवीर राजवंश होता है। वीर राजवीर के पिताजी एक माफिया लीडर थे, लेकिन राजवीर को अपने पिताजी से भी ऊपर जाना था, इसलिए वह अपना घर और अपनी बीवी बच्चे को छोड़कर अपने 18 साल के बच्चे के साथ इटली शिफ्ट हो जाते हैं और कई साल की मेहनत के बाद वह माफिया लीडर बन जाते हैं, अपने पापा के साथ साथ रहने वाले। राजवीर के बेटे अपने पिता की तरह कठोर हो गए थे और वह राजवीर को इटली में छोड़कर खुद रसिया चले गए थे, क्योंकि रूस में वह अपना खुद का एम्पायर बनाना चाहते थे। राजवीर भी अपने बेटे को आगे बढ़ता देखना चाहते थे, इसलिए वह अपने बेटे को नहीं रोकते हैं, लेकिन इसके बीच उनका बेटा होने एक बार भी फोन नहीं करता है, नहीं उनसे बातें करता है। राजवीर जी के पास कोई नहीं था जी जिसे वह अपनी सारी मुश्किलें बता सके, अपने सारे दर्द गम खुशी बता सके। वह अपने बीवी बच्चों को फोन भी नहीं करते थे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनके दुश्मनों को उनके बीवी बच्चों का खबर मिले। वजह से वह बहुत ज्यादा उदास रहने लगे थे। तभी उनकी जिंदगी में शिया दस्तक देती है, जो उनके बिजनेस पार्टनर और काफी अच्छे दोस्त के गोद लिए हुए बेटे की बहन थी। राजवीर जी और शिवांश एक माफिया ट्रेनिंग में मिले थे, जहां राजवीर माफिया ट्रेनिंग देते थे, वह भी बहुत कम लोग को देते थे। राजवीर उनके दोस्त के अच्छे बेटे थे, इसलिए उन्होंने शिवांश को माफिया की ट्रेनिंग दी। शिवांश और राजवीर के बेटे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ वह लोग एक दूसरे से अलग हो गए और दोनों अपनी अपनी जिंदगी में खो गए। राजवीर अपने बेटे के गम में थे ही थे, तभी उन्हें शिवांश का फोन आता है, जिसने अपनी बहन की सारी कंडीशन के बारे में उन्हें
उन्हें बता दिया था, जिसे सुनकर राजवीर जी चाहते तो इस वक्त आरव को खत्म कर सकते थे, लेकिन शिवांश ने उन्हें मना कर दिया क्योंकि शिवांश चाहता था कि सिया अपनी मुश्किलों से खुद सामना करे, सिया अब से खुद सामना करे और आरव को हराए, जिसकी वजह से उसने राजवीर जी को मना कर दिया और सिया को इटली भेज दिया। कुछ दिनों तक सिया अपने कमरे में बैठकर रोती रही और एक दिन वह जब राजवीर जी के मेंशन में ऐसे ही घूम रही थी, क्योंकि वह जब इटली आई थी वह राजवीर जी के ही मेंशन में रख रही थी, क्योंकि शिवांश नहीं चाहता था कि उसकी बहन कहीं और रुक, इसलिए राजवीर जी ने सिया को अपने मेंशन में रहने की बात छेड़ी, जिसके वजह से शिवांश नाम यहाँ बोल दिया था। सिया ऐसे ही घूम ही रही थी, तभी उसे कमरे में एक इंसान की दुखी बड़ी आवाज सुनाई देती है, जो किसी तस्वीर को देखते हुए कह रहे थे, मैं जानता हूँ कि मैं तुम दोनों को बहुत ज्यादा दुख पहुँचा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब मैं अपनी रिटायरमेंट तुम लोगों के साथ बताओ, और मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ने अपने बेटी की भी जिंदगी खत्म कर दी और अब मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया है, वह मुझे फोन भी नहीं करता है, वह बिल्कुल मेरे जैसा बन गया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा ऐसा बने, क्योंकि मैं अब जान गया हूँ कि अपने बेटे को खोने का दर्द क्या होता है, और ये दर्द मुझे हर दिन हर रात आता है। ऐसे ही करके वह इंसान उसे तस्वीर, जिसमें एक 28 साल की औरत और 2 साल की छोटी सी बच्ची थी, उससे बात कर रहे थे। सियाफ दरवाजे के पीछे से सुन रही थी, उसे बहुत बुरा लग रहा था। पहले वह ये सोच रही थी कि वही अपने भाई से दूर है, लेकिन उसे इंसान के बारे में जानकारी कि वह अपने परिवार से दूर रहता है और खुश नहीं है, ये सुनकर सिया को बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है और वह उसे इंसान के पास जाते हुए कहती है, तो अब आपने क्या सोचा है, आप कब जा रहे हो? उसे इंसान को उम्मीद नहीं थी कि उसके कमरे में कोई लड़की आंखों से इसके बारे में सोचकर वह इंसान बिना देखे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में बिना इजाजत के घुसने की? जिसे सुनकर सिया घबरा जाती है, लेकिन वह इंसान जब सिया को देखा है तो वह कहता है, अरे बेटा आप काम यहाँ पर आए, वह मुझे माफ कर देना, मुझे लगा कोई नौकर है और मुझे नहीं पसंद है कि कोई मेरे फैमिली टाइम में मेरे साथ रहे और मेरी बातें सुन। जिसे सुनकर सिया रहती है, मैं आपकी बातें नहीं सुन रही थी, वह मैं बस इधर से गुजर रही थी तो आपकी बातें सुन ली थी, इसलिए मैं आपके पास आ गई आपको ये बताने कि अभी भी आप अपने और अपनी बेटी की जिंदगी बेहतर कर सकते हैं। तभी वह इंसान, जो और कोई नहीं राजवीर रहता है, वह कहता है, कैसे मैं अपनी और अपने बेटे की जिंदगी कैसे ठीक कर सकता हूँ? जिसे सुनकर सिया रहती है, आप अपने परिवार के पास जा सकते हो और उनसे माफी मांग सकते हो, अगर आपके परिवार में सब आपके प्यार करते हैं तो आपको सब माफ कर देंगे। और तभी राजवीर उदासी से कहता है, लेकिन मैं उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा गलती किया है और जाति भी किया। जिसे सुनकर सिया कह दिया, हाँ आपने उनसे दूर रहकर अच्छा नहीं किया, लेकिन अब आप अपनी गलती को सुधार सकते हो और उनके पास जा सकते हो। जिसे सुनकर राजवीर कहता है, मैं तो चल जाऊंगा, लेकिन मेरा बेटा। तभी सिया रहती है, क्यों आपके बेटे को कांटे लगा है कि वह नहीं जा सकते हैं? जिसे सुनकर राजवीर कहता है, मेरे बेटे ने मुझसे वादा किया है कि वह 5 साल के अंदर सबसे बड़ा आदमी और माफिया लीडर बनने का ज्यादा कोशिश कर रहा है, इन 3 सालों में बस 2 साल उसके और है। जिसे सुनकर सिया रहती है, अरे वह तब तक तो मेरी माफिया ट्रेनिंग भी खत्म हो जाएगी, तो हम लोग साथ में इंडिया चलेंगे और मैं भी आपके साथ आपके परिवार जाऊंगी, आपके परिवार लोगों को मनाने। जिसे सुनकर राजवीर की खुशी से कहते हैं, क्या सच में तुम मेरे परिवार को मना होगी? जिसे सुनकर सिया अपना सर हमें हिलाते हुए कहती है, हाँ मैं मनाऊंगी और उन्हें आपके बारे में बताऊंगी कि आप कितने उदास रहते हैं और उन्हें आपसे प्यार होगा तो आपको माफ कर देंगे। जिसे
सुनकर राजवीर जी खुश हो जाते हैं, लेकिन वह उदास होते हुए कहते हैं, लेकिन मेरा बेटा। तभी सिया गाड़ी, अरे अंकल आप कुछ ज्यादा ही सोचते हो, आपके बेटे भी आने के लिए मान जाएंगे क्योंकि उन्होंने आपसे 5 साल है, इनमें से 3 साल तो बीत गया है, 2 साल बच्चे हैं, तो 2 साल में वह माफिया लीडर और बिजनेसमैन बन गए तो आपके पास आ ही जाएंगे और मैं उनसे बात करके देखूंगी और उन्हें मनाकर इंडिया ले चलेंगे हम सब। जिसे सुनकर राजवीर जी कहते हैं, लेकिन मेरा बेटा तो किसी भी औरत से बात नहीं करता है। तभी सिया रहती है, अरे ऐसा क्या, लेकिन मैं औरत नहीं, मैं तो लड़की हूँ, और अगर मुझसे नहीं बात किया तो क्या आपसे कर लेंगे, आप उन्हें समझा देना। जिसे सुनकर राजू जी खुश हो जाते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था सिया का साथ और सिया की छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें। ऐसे ही राजवीर जी और सिया के बीच में एक अच्छा स्पेशल बंद बन जाता है। वह दोनों हमेशा खेलते कूदते रहते और राजवीर जी सिया को माफिया ट्रेनिंग देते, जिस सिया बहुत ही मेहनत से अपनी ट्रेनिंग करते। वंश और ऋतिक भी ट्रेनिंग कर रहे थे क्योंकि उन्हें हर टाइम सिया के साथ रहना रहता था, तो उन्हें सबसे ज्यादा स्ट्रांग बना था, इसलिए वह भी माफिया ट्रेनिंग ले लेते हैं। सिया को पूरे 1 साल लगे माफिया की ट्रेनिंग खत्म करने में, लेकिन वह राजवीर जी के लिए इटली दुखी हुई थी क्योंकि वह चाहती थी कि वह इटली राजवीर जी के साथ छोड़े और इंडिया उनके साथ जाए, उनके परिवार से बात करे, उन्हें मनाए, इसलिए वह 1 साल ऐसे ही अपने कुछ कुछ मिशन में यूं ही बिता देता है। राजवीर जी को बहुत अच्छा लग रहा था सिया के साथ क्योंकि बीच में वह अकेले पड़ गए थे, लेकिन चिड़िया के आने से उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई थी और वह सिया को अपनी बेटी मानने लगे थे। एशिया को ऐसा एहसास होता था कि राजीव जी उसके पापा जैसे हैं क्योंकि वह हमेशा सिया के हर एक छोटे बात को नोटिस कर लेते और हर एक सिया की ख्वाहिश को पूरा कर दे, जिसे सिया को बहुत अच्छा लगता। और सिया मिशन के दौरान राजवीर जी को अपना बॉस कहती थी, जिसे सुनकर राजवीर जी को अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन सिया जानबूझकर राजवीर जी को कहती थी उन्हें चिढ़ाने के लिए। लेकिन अब राजवीर जी को भी सिया का अपने आप को बस कहने की आदत हो गई थी, इसलिए वह भी कुछ नहीं अब कहते थे। इन 2 सालों के बिछाने कभी भी अपने भाई को नहीं मिली थी, ना ऐसी बात की थी जिसे वह बहुत ज्यादा उदास रहती थी, लेकिन राजवीर जी के वजह से वह कुछ भी रहने लगी थी। वही शिवांश में अपनी बहन से बात करने के लिए तरसता था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि यार आपको कैसे भी पता चले इसकी बहन के बारे में, इसलिए वह अपनी बहन को फोन नहीं करता था। अपनी एक आदमी के जरिए अपनी बहन के बारे में पता लगाया था और सिया के पीछे उसने शेडो को बॉडीगार्ड्स भी लगा रखे थे ताकि अगर उसकी बहन किसी भी मुश्किल में पड़ी होगी तो उसके गॉड्स उसकी बहन को बचा ले। शेडो गार्ड की खबर सिया को भी नहीं थी क्योंकि वह शेडो गॉड्स बहुत ज्यादा सावधान और बारीक रहते थे। उन्हें काफी शायरी ट्रेनिंग के बाद शेडो गॉड्स बनने का मौका मिलता था। शिवांश के फ्लैशबैक एंड अब क्या होगा आगे, क्या राजवीर जी अपने परिवार से माफी मांग पाएंगे, कैसे अपने भाई से मिल पाएगी, क्या सिया अपना बदला अब से ले पाएगी, क्या आपको सिया के बारे में पता चल जाएगा आखिर कौन है राजवीर जी का वह बेटा जो सबसे ज्यादा गुस्सेल और माफिया वर्ल्ड का किंग है और इस आरव और सिवान से काफी ज्यादा ताकतवर है। जाने के लिए बने रहे हमारे साथ। अब तक हमने पढ़ा कि सिया अपनी माफिया की ट्रेनिंग के लिए इटली चल जाते हैं, वहां उसकी मुलाकात राजीव जी से होती है जो कि स्वभाव में काफी अच्छे और नर्म किस्म के थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिया के सामने, बाकी लोगों के सामने वह किसी राक्षस से काम नहीं थे और सिया राजू जी के साथ हंसी खुशी रह रही थी। वहीं अब बहुत ज्यादा बकरा आया हुआ था सिया के नाम मिलने पर और वह हर जगह सिया को खोज रहा था सिवाय राजवीर जी के मेंशन के, क्योंकि राजवीर जी का मेंशन को यहाँ मेंशन नहीं था, उसमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लगी हुई थी और सारे गॉड्स वफादार थे, कोई भी इधर उधर की खबर लिखे नहीं करते थे। और वैसे भी आपको दूर दूर तक नहीं पता होगा कि सिया राजीव जी के मेंशन में होगी। अब आगे मुंबई शाम का वक्त, इस वक्त एक कमरे में एक बूढ़ी औरत किसी फोटो को देखकर अपनी बुद्धि आवाज में रहती है। उसकी उम्र करीब 65 की होगी। वह कहती है, मुझे पता है कि मेरे पोते ने बहुत ज्यादा गलत
कर दिया तुम्हारे साथ और इसकी सजा उसे और मुझे दोनों को मिल रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम कम से कम मुझे एक बार मुझे मिल जाओ। मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ अपनी हरकतों पर। मैंने तुम्हें मजबूर किया था अपने पोते से शादी करने को। तभी उसे बुई औरत के कमरे में एक आदमी आता है जिसकी उम्र करीब अरब के जितनी ही होगी। वह उसे औरत से कहता है, दादी आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसने अपने आप को अपने मेंशन में बंद रखा हुआ है। जिसे सुनकर वह औरत, जो और कोई नहीं जानू जी होती है, वह कहती है, अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। उसे मेरे और मेरी बच्ची का बहुत ज्यादा दिल दुखाया है और इसकी सजा उसे मिल रही है। मुझे पता चल गया है कि उसने क्या किया था सिया के साथ और सिया यहाँ से क्यों चली गई। जिसे सुनकर वह आदमी, जो और कोई नहीं ऋषभ होता है, वह कहता है, आरब ने जो किया वह बहुत ज्यादा गलत है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसकी ऐसी हालत, क्या आप उसे अपना पता नहीं मानती हैं? वह बहुत ज्यादा खराब कंडीशन में, वह किसी की बात नहीं सुन रहा। सिया के जाने के बाद वह और ज्यादा शराब में मग्न हो गया है और सिर्फ सिगरेट के पैकेट ही रहते हैं। जिसे सुनकर जानवी जी कहती है, मैंने उसे अपना वास्ता तोड़ दिया है, अब मैं उसकी दादी नहीं रही हूँ और तुम जानते हो कि मैं उससे कुछ अब कोई भी बात नहीं करना चाहते हैं। जिसे सुनकर ऋषभ करता है, लेकिन तभी जानवी जी कहती है, लेकिन कुछ नहीं, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे उसके बारे में कोई भी बातें नहीं करनी है। ऋषभ दादी के ऐसे रुख व्यवहार को जानता था, क्योंकि दादी जी बहुत ज्यादा नाराज थी आरव से, लेकिन आरव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अपने इन 2 साल के अंदर दादी जी से कुछ बात नहीं की थी। नई दादी जी ने अपने पोते यारों से बात की थी, जिसकी वजह से ये दोनों बहुत ज्यादा दुखी रहने लगे थे। आरव को बहुत ज्यादा दुख होता था उसकी दादी के बारे में जानकर, और जानवी जी अपने आप की हालत बहुत ज्यादा खराब कर ली थी, ना ही वक्त पर खाना खाती, नहीं दवाएं लेते। जिसे सुनकर आरव को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वह भी अपनी जिद में अपनी दादी के पास नहीं जाता और ऐसे ही दोनों एक दूसरे से काफी दूर हो चुके थे। ऋषभ को बहुत दुख होता था उसके दोस्त और जानवी जी को देखकर, लेकिन उसे सबसे ज्यादा दुख होता जैसा आरव ने रसिया के साथ किया था। अगर ऋषभ की कोई अपनी बहन होती और अब उसके साथ कुछ ऐसा करता, तो वह भी अपनी बहन को कहीं दूर भेज देता शिवांश की तरह, लेकिन वह इन दोनों के बीच में अपने ही ज्यादा पड़ता और वह वहां से जानवी जी के मेंशन से चला जाता है। एक तरफ जहां सब सिया के लिए तड़प रहे थे, वहीं दूसरी तरफ से या भी अपने भाई के लिए तड़प रही थी, क्योंकि उसे अपने भाई की बहुत ज्यादा याद आती थी। इसलिए जब भी वह दुखी होती तो उसे इटली के बीच में आ जाते, जहां उसे थोड़ा सा सुकून मिलता, क्योंकि आखिरी बार शिवांश और सिया बिछी पर घूमने गए थे। अब आगे बीच में रहने के बाद वहां से चली आती है, राजवीर जी के मेंशन आते हैं, उसे करण रहती कर वंश देर लेते हैं और उस सवाल करते हुए कहते हैं, चली जाती है रहते रहते, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए हम कितना परेशान हो जाते हैं, हमारी जान सूख जाती है। जिसे सुनकर सिया रहती है, अरे आप लोग चिंता क्यों करते हो, मैं बस बीच हो गई थी थोड़ा सा आराम करने के लिए, वह मेरा सिर दर्द कर रहा था इसलिए। तभी वंश कहता, सर दर्द कर रहा था तो झंडू बाम लगाकर सो जाती, बीच पर जाने की क्या जरूरत है थी। जिसे सुनकर सिया रहती है, वहां पर मुझे सुकून मिलता है इसलिए मैं वहां जाती हूँ। अच्छा वह सब छोड़िए, बॉस कहाँ है? जिसे सुनकर करण कहता है, बॉस मैंने उन्हें देखा था, वह अपने कमरे में किसी से बात कर रहे थे और बात करने के बाद वह कहीं चले गए, वह भी अपनी बंदूक निकाल कर। क्या तुम्हें पता है कि वह इस वक्त कहाँ पर गए हैं? बंदूक लेकर गए हैं, यानी कोई ना कोई बात जरूर होगी, क्या नहीं बताया कि वह कहाँ जा रहा है? जिसे सुनकर कारण कहते हैं, नहीं उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, वह बहुत गुस्से में लग रहे थे, तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उनसे पूछने की। जिसे सुनकर सिया रहती है, मैं कुछ देर पहले ही उनसे बात की, तब तक उनका मूड बहुत अच्छा था और वह खुद से, लेकिन इस वक्त क्या हो गया था? जिसे सुनकर वंश कहता, जरूर फिर
से कोई मिशन आ गया होगा, जिसे सुनकर सिया रहती है तो हमें अपना काम चालू कर देना चाहिए। इतना करके वह सब मुस्कुराने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजवीर जी अपने मेंशन से निकलकर अकेले ही एक जगह पर आते हैं जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि वह जगह कोई बाहर या क्लब है, क्योंकि चारों तरफ लोग बोतल ही दिख रहे थे। राजवीर जी उसे क्लब के अंदर जाकर इक्वेटर से पूछते हैं, क्या मुझे माल मिलेगा? जिसे सुनकर वह बेटा कहता है कोड, जिसे सुनकर राजवीर जी अपना कोड दे देते हैं जो उन्होंने डार्क वेब पर अपना कोड बनवाया था। कोड सुनकर वह वैद अपने फोन में कुछ करता है और राजवीर जी को अंदर जाने का इशारा करता है। अंदर की तरफ एक रूम था, उसे स्वेटर के इशारे देने पर राजवीर जी उसे रूम के अंदर जाते हैं। दूसरों के अंदर के जाने के बाद उसे एक आदमी दिखता है जो होने के पास आ रहा था। वह आदमी राजवीर जी के पास आते हुए कहता है, इस एरिया में नहीं लगते हो, आज से पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। जिसे सुनकर राजवीर जी कहते हैं, हाँ वह मैं कुछ दिनों पहले ही इटली आया हूँ और मुझे ड्रग्स की बहुत ज्यादा लत लग चुकी है और मुझे रहा नहीं गया तो मैं यहाँ आ गया। राजवीर जी ने इस वक्त अपना हुलिया चेंज कर लिया था। राजवीर जी जिनकी उम्र करीब 45 की थी, वह अभी 35 के लग रहे थे। वह आदमी राजवीर जी को नहीं जानता था, क्योंकि राजू जी जब भी माफिया वेटिंग में जाते थे अपने फेस पर मास्क लगा कर जाते थे, जिसकी वजह से वह आदमी राजवीर जी को नहीं पहचान पाया। वह आदमी राजवीर जी की तलाशी करने के बाद अंदर ले जाता है। राजवीर जी ने अपनी बंदूक अपनी कर में ही छोड़ दी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि इस जगह पर चेकिंग होती है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी गान कर में छोड़ दी थी और अकेले ही बिना किसी हथियार के उसे खतरनाक क्लब में चले गए थे। तभी वह आदमी जो राजवीर जी की चेकिंग कर रहा था, वह उन्हें उससे रूम के बने खुफिया दरवाजे से उन्हें बेसमेंट की तरफ ले जाने लगता है, जहां पर राजवीर जी को काफी सारे नाशरी लोग देख रहे थे जो कि ड्रग्स के नशे में भूत थे। ये सब देखकर राजवीर जी को बहुत गुस्सा आता है ड्रग्स के डीलिंग वाले बस पर, और वह अपने मन में सोचते हैं, बस एक बार तो मुझे दिख जाए, फिर तो तेरी मैं ही खो दूंगा। और इतना करके वह शादी के साथ जाने लगते हैं। कुछ देर बाद वह आदमी राजवीर जी को एक रूम में ले जाता है, जहां पर काफी सारे आदमी किसी व्हाइट पाउडर को एक पैकेट में डाल रहे थे। वह व्हाइट पाउडर और कोई नहीं ड्रग्स होता है, और आप लोग जान गए होंगे कि इस जगह पर ड्रग्स डीलिंग होती है, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत ज्यादा शर्मनाक काम भी होता है, जो कि हम लोग आगे जाएंगे। जिसने राजवीर जी की चेकिंग की थी, वह आदमी राजवीर जी को कुछ पैकेट थमते हुए कहता है, ये लीजिए आपकी सामान। और राजवीर जी उसे आदमी से वह ड्रग्स लेकर उसे इंसान को काफी सारे पैसे देने लगते हैं, जिसे देखकर सबकी आंखों में लालच दिखने लगता है, क्योंकि वह पैसे काफी ज्यादा थे इटली के पैसे से मुताबिक। पैसे देने के बाद राजवीर जी कहते हैं, लो तुम्हारे पैसे हो गए ना, तो अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ ना। जिसे सुनकर वह आदमी कहता है, अरे इतना करके वह मुस्कुराने लगता है, क्योंकि उसे आदमी की आंखों में साफ लालच दिख रहा था राजीव जी के पैसों का, और वह राजवीर जी को और लूटना चाहता था, क्योंकि उसे आदमी को ऐसा लग रहा था कि राजू जी के पास अभी और पैसे होंगे। तभी वह आदमी कहता है, अरे ऐसे कैसे, हमें उन सारे पैसों को दो जो तुम्हारे पैकेट में है। जिसे सुनकर राजवीर जी कहते हैं, पैसे कैसे? पैसे मैंने पैसे दे दिए तुम्हें, अब मुझे यहाँ से जाने दो। तभी वह आदमी कहता है, तुम जब तक सारे पैसे नहीं दोगे जितने भी तुम्हारे पास है, और यह घड़ी जो रोलेक्स की है वह भी चाहिए हमें, और जब तक तुम इन सभी चीजों को हमें नहीं साफ होंगे तब तक हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। तभी राजवीर जी डरने का नाटक करते हुए कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैंने तो तुम्हारे सारे पैसे भी दे दिए हैं, और यह मेरे कमाई के पैसे में मैं तुम्हें ऐसे कैसे दे दूं। जिसे सुनकर वह आदमी कहता, ड्रग्स लेने में जितनी तुम्हारे पैसे लगे हैं और ड्रग्स में तूने इतने पैसे खर्च कर दिए, तो सोचो अपनी जान बचाने के लिए कितने पैसे खर्च करोगे। जिसे सुनकर राजवीर जी डरने का नाटक करते हुए फिर से कहते हैं, लेकिन वह इतना ही कहते हैं, तभी वह आदमी अपने पेट के पॉकेट से गाने निकलता है और राजू जी की तरफ पॉइंट कर देता है, जिसे देखकर राजू जी एक
स्मारक करते हैं और कहते हैं तो क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। जिसे सुनकर वह आदमी गया था। हाँ, अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जिसे सुनकर राजवीर जी कहते हैं लेकिन छोड़ने से पहले ये तो जान लो तुम किसी से पंगा ले रहे हो और तुम किस करने की धमकी दे रहे हो। तभी वह आदमी कहता है वह सब हम नहीं जानते, हमें तुम्हारे सारे पैसे चाहिए, उसके साथ साथ तुम्हारी यह घड़ी चाहिए। तभी राजवीर जी कहते हैं ठीक है, तुम्हें मेरे पैसे और घड़ी चाहिए तो हाँ कर ले लो। इतना करके वह अपना हाथ फैला देते हैं जिसे देखकर वह आदमी की खास आदमी है राजू जी के पास जाकर उनसे पैसे लेने लगता है। तभी राजवीर जी उसे आदमी को एक थप्पड़ में ही नीचे गिरते हुए कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे छोड़ने की कोशिश करने की, डर से बात करो। जिसे सुनकर वह आदमी जो राजेश जी को वहां पर लेकर आया था वह गुस्से से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को मारने की, अब तुम नहीं बचोगे। इतना करके वह अपने सारे आदमी जो उसे रूम में थे उन सभी को इशारा कर देता है राजेश जी को करने के लिए, लेकिन राजवीर जी कुछ ही पलों में है उन सारे आदमियों को धूल चटा देते हैं और उसे इंसान के सामने आने लगते हैं। तभी वह इंसान कहता है देखिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा। जिसे सुनकर राजवीर कहते हैं इसके लिए तुम जिंदा भी बस ये चाहिए हो। और इतना करके वह उसे इंसान के माथे के बीच उसे इंसान की ही गोलियों ने चला देते हैं। उस इंसान को खत्म करने के बाद राजवीर जी वही रूम में जाते हैं जहां कई सारे ड्रग्स है। रूम के अंदर जाने के बाद उन्हें कुछ आदमी देखते हैं जो कि ड्रग्स की पैकिंग कर रहे थे, वो उन्हें गोलियों से मार देता है और ड्रग्स को एक जगह इकट्ठा करके इनमें आग लगा देते हैं। लेकिन उन्होंने नहीं बताया था कि ये सब करके वो किसी बड़े खतरे की तरफ जा रहे हैं। राजवीर जी जैसे अन ड्रग्स को नेक्स्ट करके बाहर निकल रहे थे वैसे ही कई सारे लोग जो कि अटैक करते थे उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो सब करीब 50 लोग होंगे जो प्योर बेसमेंट में फैले थे। तभी अन लोगों का एक सरदार सारे लोगों ऑर्डर देते कहता है मार डालो इसको, इसने हमारी सारी मेहनत बर्बाद कर दी है, अगर बॉस को पता चला तो बॉस हमें नहीं छोड़ेंगे। इतना कहा कि वो अपने आदमियों को इशारा करता है। उसका रस मिलने पर उसके आदमी राजवीर जी की तरफ बढ़ने लगता है। राजवीर जी पहले तो अन लोगों को देखकर छक जाता है लेकिन बाद में वो हल्की मुस्कान से कहते हैं तो तुम जैसे कमजोर लोग मेरे पे वर्क करना चाहते हो, ठीक है जाओ। इतना के वो अन गार्ड्स को मरने लगता है लेकिन अन लोगों की संख्या ज्यादा होने के कारण राजवीर जी अच्छे से हैं अन लोगों का सामना नहीं कर पाता है। तभी उनके कानों में किसी की आवाज आती है बॉस क्या आप हमें खोज रहे हैं। जिसे सुनकर राजवीर जी कहते हैं तुम यहाँ पर, तो मैं कैसे पता चला, हमारा पता हम किसी को नहीं पता कराए थे। तभी वो इंसान जो और कोई नहीं सिया होती है वह कहती है आप भूल रहे हो कि आप किससे बात कर रहे हो, मुझे आपके बारे में सब कुछ पता रहता है, आप कहाँ गए हो, कहाँ गए और आपकी हिम्मत कैसे हुई अकेले यहाँ आने की, अगर आपको कुछ हो जाता तो आदमियों को मारते। ये सब राजवीर जी से कह रही थी। जिसे सुनकर अन आदमियों को सरदार कहता है लड़की कहाँ से गए, इस मत छोड़ना, इससे भी मार डालो इस आदमी की तरह। तभी सिया कहती है अरे जब दो बड़े बात कर रहे होते हैं तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, क्या तुम्हारे मैन बाप ने इतना भी तमीज नहीं सिखाया है, मैं और बॉस बात कर रहे हैं तो अभी के लिए चुप हो जाओ और तुम्हारा भी खेल जल्दी खत्म होगा, चिंता मत करो। वो इतना कहती ही है तभी वंश, ऋतिक और करण भी वाहन पे जाते हैं और वो लोग अन आदमियों को मरने लगते हैं। जिसे देखकर और आदमियों का सरदार दादने लगता है क्योंकि उसके लगभग सारे आदमी खत्म हो गए थे, इसलिए वो वाहन से भागने की कोशिश करता है। लेकिन एन वक्त पर सिया उस आर्मी को पकड़ लेती है और कहती है अभी तो बड़ा तो चल रहा था, अभी क्या हुआ, सदी हेकड़ी निकल गई तेरी। इतना गाकर वो उस आदमी को एक पंच जड़ देती है। तभी वो आदमी सिया से कहता है देखो तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रही हो, तुम जानती नहीं मेरा बॉस कौन है, कहती है और तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, और हाँ तेरे बॉस को भी जल्दी ही हम लोग निपटा लेंगे, तो अभी तो अपनी फिक्रा कर तेरे बॉस की नहीं। इतना कह के
सिया और सातमे को मरने लगती है। तभी राजवीर जी कहते हैं अभी रुक जाओ सिया, इस जिंदा रखो क्योंकि इससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकलनी है। अगर ये मर गया तो इसके बॉस के बारे में पता नहीं लग पाएगा और हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। राजवीर जी की बातें सुनकर सिया उस आदमी को घसीटते वाहन से ले जाने लगती है। आदमी को ले जा रही थी तो क्लब के सारे लोग सिया को देख रहे थे, लेकिन सीना मास्क पहना हुआ था तो कोई उसका चेहरा नहीं देख पाता है। वैसे ही कोई राजवीर, जीवांश, ऋतिक और करण को भी नहीं देख पाता है क्योंकि सबने इस वक्त मास्क पहन लिया था। उस आदमी को वाहन से लेकर अपने एक बेसमेंट मिलती है जब पर वो सभी को सजा देती थी। उसके साथ साथ राजवीर जी और वंश, ऋतिक और करण भी ये जाते हैं। अभी क्या होगा आगे, कौन सा सजा देगी सिया उस आदमी को और उस आदमी का सरदार कौन था, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहूंगी, अगर किसी को सुनना है मेरी बात तो सुन सकता है और नहीं सुनना है तो जा सकते हैं, क्योंकि अगर मैं अपनी परेशानी आप लोग को बताती हूँ तो आप लोग में से कोई लोग कमेंट करते हैं कि आप स्टोरी से ज़्यादा अपनी परेशानियाँ बताते रहे, तो इसलिए मैंने लास्ट में अपने परेशानियाँ बताने का सोचा था। सॉरी दोस्तों, कल मैंने अपलोड नहीं कर पाया एपिसोड क्योंकि मेरे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया और मैं ठीक से खड़े अभी नहीं हो पा रही हूँ और मेरी गर्दन बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है। पता नहीं क्या हो गया मेरी गर्दन में, लेकिन मैंने दवाई ले ली है, मैं ठीक हो जाएगी, लेकिन कल रात से ठीक नहीं हुई है। अगर कुछ देर में नहीं ठीक होगी तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए एपिसोड लिख दिया है। आप लोग इस एपिसोड को एंजॉय करना। धन्यवाद।